हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जून मंथ के 20 से अधिक टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो एमआरएफ बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एमआरएफ। हाल ही में एमआरएफ स्टॉक 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला स्टॉक बना है, जिसके एक स्टॉक की कीमत लगभग 1,03,000 हो गई है। यानी इस स्टॉक का उच्च स्तर है 1,03,000। अब बात करें एमआरएफ की। एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसे आमतौर पर एमआरएफ या एमआरएफ टायर्स के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय टायर निर्माण कंपनी है और भारत में टायरों की सबसे बड़ी निर्माता है। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। कंपनी टायर, ट्रेड, ट्यूब और कन्वेयर बेल्ट, पेंट और खिलौने सहित रबड़ उत्पादों का निर्माण करती है। आगे, नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। 3 मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास था। आगे, इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार ललिता नटराजन ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ललिता नटराजन। चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम अभियान के लिए अमेरिका श्रम विभाग का 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं इकबाल मसीहा पुरस्कार के बारे में। इकबाल मसीहा पुरस्कार एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है जो अमेरिकी श्रम सचिव द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है और ILAB के बाल श्रम, जबरन श्रम और मानव तस्करी के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह बाल श्रम से निपटने में असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार एक पाकिस्तान के बच्चे इकबाल मसीहा के नाम पर रखा गया था, जिसे 4 साल की उम्र में गुलामी में बेच दिया गया था और एक कालीन कारखाने में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। वह 10 साल की उम्र में भाग गए थे और बाल मजदूरों के अधिकार के लिए एक मुखर वकील बने थे। 1995 में 12 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। स्पेशल ओलंपिक्स विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इनकी मेज़बानी जर्मनी कर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। इन खेलों का आयोजन 17 से 25 जून 2023 तक किया जा रहा है। 2023 में। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में ई-रैट का सर्टिफिकेट पाने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है जो पूर्वोत्तर भारत का पहला ई-रैट सर्टिफिकेट पाने वाला स्टेशन बना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए पसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ई-रैट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यह प्रमाणन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। यह प्रमाणन फसाई द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। वे अभी RBI के गवर्नर हैं और वे दूसरे भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। शक्तिकांत दास दूसरे ऐसे RBI के गवर्नर हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। वर्ष 2015 में तत्कालीन RBI के गवर्नर रघुराम राजन को भी यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी लेखकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। आगे 8वां क्वेश्चन है, किस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन
सुपर 1000 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों ने यह इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के बैडमिंटन टूर्नामेंट का एक खिताब जीतकर इतिहास रचा है। तो याद रखिएगा, ये जो इंडोनेशिया ओपन है बैडमिंटन से संबंधित है। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की अरोन चिया और बुई इक सोहा की जोड़ी को हराकर यह खिताब जीता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पहली भारतीय जोड़ी बनी है जिसने इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता है। इससे पहले साइना नेहवाल 2010 और 2012 और किदाम्बी श्रीकांत ने 2017 में यह सिंगल्स का खिताब जीता था, लेकिन इन्होंने ये जोड़ी में खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, जो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये पहली जोड़ी बनी है इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीतने वाली। नौवां क्वेश्चन है, नैन टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो अश्वनी पोनप्पा और तनिषा इन दोनों ने ये खिताब जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। जो अश्वनी पोनप्पा और तनिषा ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने नैन टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2023 का बैडमिंटन का जो चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, ये भी जो चैलेंज कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है और इस डबल्स स्पर्धा में इन्होंने चीन की ताइपे हुएन जू और लेन यू पेई की जोड़ी को फाइनल में हराया है। 10वां क्वेश्चन है, किस शहर ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी नई दिल्ली ने की है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन के बारे में। यह सम्मेलन या कॉन्क्लेव सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPCSCB मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। इस सम्मेलन की मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग द्वारा की गई है। क्षमता निर्माण आयोग का गठन 2021 में किया गया था, जो विभागों, मंत्रालयों, एजेंसियों और वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के सिविल सेवकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ ने इसमें विचार विमर्श में हिस्सा लिया था। अब जानते हैं मिशन कर्मयोगी क्या है। NPCSCB मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य संस्थागत और प्रतिक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से नौकरशाही में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। यह भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, गतिशील, ऊर्जावान, सक्षम और पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर भविष्य के लिए तैयार करने की कल्पना करता है। अब जानते हैं IOGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म, ये जो कर्मयोगी मिशन से संबंधित है। IOGOT कर्मयोगी एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जिसे सभी सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्मित करने के लिए डिजिटल इंडिया स्टैक के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण करने के लिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी उपकरण की शिक्षा प्रदान करेगा जो अब तक पारंपरिक उपायों के माध्यम से प्राप्त करना असंभव था। आगे 11वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ढाका। विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गाजीपुर एलेंगा यानी N4 और नटोर नवाबगंज N6 को चुना गया है। आगे 12वां क्वेश्चन है, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये टॉय ट्रेन का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में एक बार फिर से टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है।
और टॉय ट्रेन इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह नाथावत के अनुसार यह सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है। यहाँ पर्यटक 25 या 50 रुपये में इस टॉय ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुँच गया है? तो ये गुजरात जो शीर्ष पर पहुँच गया है पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। स्क्वैश विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है मिस्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। और मलेशिया इसमें उपविजेता रहा है, तो याद रखिएगा मिस्र इसमें विजेता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शीर्ष रैंकिंग वाली टीम मिस्र ने जो ये विश्व कप है तमिलनाडु के चेन्नई में खेला गया है, तो यहाँ मिस्र ने मलेशिया को 2-1 से हराकर STAT WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, एक इंडोर रैकेट खेल जिसे पहले स्क्वैश रैकेट कहा जाता था या इसके नाम से जाना जाता था। WSF को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा स्क्वैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना 1967 में हुई है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जेना बोट्रेज जो इंग्लैंड से हैं। 15वां क्वेश्चन है, एब डांस इन मिलेट्स गाना किसने लिखा है? तो ये गाना फाल्गुनी शाह और PM नरेंद्र मोदी इन दोनों ने मिलकर लिखा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष पहले ही घोषित कर दिया है। PM मोदी ने मोटे अनाज का फ़ायदा बताने के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतवंशी गायिका फाल्गुनी शाह यानी फालू के साथ ये गीत मिलकर लिखा है। 16वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ग्रैंड ओल्ड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। अभी द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर गई थी, तो सूरीनाम का ये अवार्ड सूरीनाम के राष्ट्रपति चांद संतोकी ने उन्हें प्रदान किया है। तो याद रखिएगा चांद संतोकी सूरीनाम के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। पिछले वर्ष यानी 2022 में 25 जुलाई 2022 को जब वे राष्ट्रपति बनी थी, तो राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। यानी वो गई तो सूरीनाम और सर्बिया दोनों की यात्रा पर हैं, लेकिन पहले वो सूरीनाम में गई हैं। तो याद रखिएगा पहली विदेश यात्रा सूरीनाम की है राष्ट्रपति बनने के बाद। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वह आदिवासी समुदाय से यानी वो संथाली जनजाति से संबंधित पहली राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और आदिवासी समुदाय से पहली व्यक्ति राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू हैं। ये भी आप याद रखिएगा। देश की सबसे युवा या सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। 9वें नंबर की जो 2015 से 2021 तक रही थी। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालय रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो नीलकंठ पुरस्कार है उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। अभी जो 20 जून गई है इसी को इनका जन्म दिवस मनाया गया था। ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसे आप नोट कीजिएगा क्योंकि ये पहले प्रश्न पूछा गया है। तो इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। आगे 17वां क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने रखी थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM नरेंद्र मोदी। 10 दिसंबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन पुराने संसद भवन के परिसर में ही बनाया गया है। नए संसद भवन का विचार सबसे पहले 1991-92 के दौरान तब आया जब PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे
उस समय लोकसभा के अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को बुलाकर इस दिशा में विचार करने के लिए कहा था। आगे 18वां क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है? तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था पीएम मोदी द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 मई 2023। तो याद रखिएगा, जो आधारशिला और उद्घाटन दोनों पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए हैं नए संसद भवन के। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नए संसद भवन के सदन में पीएम मोदी ने 75 रुपये के विशेष सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए हैं। आगे अब जानते हैं सेंगोल क्या है। यह भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। चोल साम्राज्य में सेंगोल कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्रपथ का प्रतीक माना जाता था। राजा और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में सेंगोल स्वतंत्रता के समय सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की सीट के दाहिनी ओर स्थापित किया गया है। चोल काल में सेंगोल न्याय का प्रतीक माना जाता था। नए संसद भवन में उस ऐतिहासिक और धार्मिक सेंगोल को स्थापित किया गया है जो अंग्रेजों के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के रूप में जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। अब बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में। इसका आकार त्रिकोणीय है और पुराने संसद भवन का आकार गोलाकार है और ये 4 मंजिला है और पुराना संसद भवन 3 मंजिला था। क्षेत्रफल इसका 64,500 वर्ग मीटर है और कुल द्वार 6 हैं। इनमें से 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है जो इसमें लगाया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन SCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है जो इसके प्रमुख वास्तुकार विमल पटेल हैं। विमल पटेल SCP डिजाइन्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, जो टाटा प्रोजेक्ट के चेयरमैन प्रवीण सिन्हा हैं, डॉक्टर प्रवीण सिन्हा। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो अर्चना अत्राम ये महाराष्ट्र की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्चना अत्राम। अर्चना अत्राम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC की पहली महिला बस चालक बनी है। वे 7 वर्ष से नीरा यानी पुणे जिले में तक एक ST बस चलाती हैं। अब जानते हैं ST बस क्या है। ये महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम से महाराष्ट्र और भारत की राज्य संचालित बस सेवा है जो महाराष्ट्र के साथ साथ इसके आसपास के राज्यों, कस्बों और शहरों के लिए मार्ग प्रदान करती है। तो जो अभी हाल ही में महिलाएं चर्चा में रही हैं उन्हें भी जानते हैं। शालिजा धामी वे वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर हैं और मुतमिज सैलवी वे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी थी। और सुचिता शेखर वे मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली महिला अधिकारी बनी हैं। और जो अभी लिंडा याका रिनो हैं वो ट्विटर की नई CEO बनी है। और प्रियंका सिंह सेना सेवा कोर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी हैं। आगे 20वां क्वेश्चन है, रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा इसके नए प्रमुख बने हैं रो के। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा सामंत गोयल का स्थान लेंगे जिनकी सेवानिवृत्ति 30 जून 2023 को हो रही है। रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है। रवि सिन्हा का जन्म पटना के भोजपुर में हुआ था, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड तब बिहार में धनबाद में हुई। रवि सिन्हा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 में हुआ है, सन 2000 में, के पहले मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी भी रहे हैं। रवि सिन्हा बोस्निया में प्रतिनियुक्ति पर भी रहे हैं। वे मध्य प्रदेश में IG के नारकोटिक्स के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। आगे अब बात करते हैं रो के बारे में। रो भारत की एक खुफिया एजेंसी है जिसका गठन 21 सितंबर 1968 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिद्धांत इसका सिद्धांत रक्षा करते हैं। जब इसकी रक्षा की जाती है, पहले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया मामलों की जो जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी। साल 1962 भारत चीन युद्ध और 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से देश के
सामरिक हितों के लिए खुफिया जानकारी एकत्रित कर सके। रो का प्रमुख कार्य विदेश में जानकारी एकत्रित करना है। आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करना और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना है। अब जानते हैं आईबी के बारे में। ये भी भारत की खुफिया एजेंसी है। यह देश की अन्य खुफिया एजेंसी है। इसके प्रमुख तपन डेका हैं। तपन डेका की भी पृष्ठभूमि ऑपरेशन की है। तपन डेका लंबे समय से आईबी की ऑपरेशन शाखा के प्रमुख रहे हैं। खास बात यह है कि तपन डेका और रवि सिन्हा दोनों बैचमेट भी रहे हैं। आईबी के पास देश के अंदर खुफिया जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी होती है, जबकि रो के प्रमुख के रूप में यही जिम्मेदारी विदेश में निभानी होती है। तो आप इतना याद रखिएगा। आगे 21वां क्वेश्चन है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियम लीग्स मेंस जो हुआ है, तो 2023 का चैंपियन कौन है? तो इसमें 2023 में चैंपियन बना है चेन्नई सुपर किंग्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह अपना 5वां खिताब जीता है। इससे पहले इसने ये खिताब 2010, 2011, 2018, 2021 और ये अभी 2023 में जीता है। और रनर अप या उपविजेता गुजरात टाइटंस रही है, जिसने पहला खिताब 2022 में जीता था, लेकिन 2023 में उपविजेता रही है। तो याद रखिएगा उपविजेता गुजरात टाइटंस हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन हैं और इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। उपविजेता टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। इसका 16वां संस्करण था 2023 में। 2023 के आईपीएल का आयोजन 31 मार्च से 29 मई तक हुआ है 2023 में। टाइटल स्पॉन्सर टाटा है इसका। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा यानी 5 बार ट्रॉफी जीतने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की जो बराबरी कर ली है। और रबाडा के द्वारा 2023 के आईपीएल में एक रिकॉर्ड बनाया गया है। रबाडा आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज़ गति से 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल का प्रारंभ 2008 में हुआ था, यानी पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। तो अब जानते हैं आईपीएल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे सफल टीम रही है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। इन दोनों ने ये खिताब 5-5 बार जीत लिया है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है शुभमन गिल को। ये गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं या उसके खिलाड़ी हैं। ऑरेंज कैप मिला है 2023 में। ये जो अवार्ड मिले हैं 2023 में ही मिले हैं। तो ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन के लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड शुभमन गिल को मिला है। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 890 रन बनाए हैं, 890। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी ने, तो उन्होंने इसमें 28 विकेट लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को जो पर्पल कैप दिया जाता है, तो उन्हें पर्पल कैप मिला है। आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई द्वारा कराया जाता है। 2023 में इसमें जो आईपीएल में 10 टीमें थीं। मुंबई इंडियंस के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल का 1000वां मैच खेला गया था। तो याद रखिएगा 1000वां मैच मुंबई में खेला गया है, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। और इसमें मुंबई इंडियंस विजेता था और उपविजेता है राजस्थान। तो आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली द्वारा बनाए गए हैं, 7263 रन अब तक ओवरऑल हैं, जो 2008 से जो प्रारंभ हुआ तब से। तो वे आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं, उसके खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं युजवेंद्र सिंह चहल ने, 187 विकेट। ये रिकॉर्ड अभी नया बनाया है 2023 में। वे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, तो उनके 187 विकेट हो गए हैं। 60 टीमें हैं जिन्होंने अब तक आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, जिसमें शामिल हैं राजस्थान डेक्कन चार्जर्स और चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस, जिसने यह अपना पहला खिताब 2022 में जीता था, यानी पिछली साल। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 138 मैच मुंबई इंडियंस ने अब तक जीते हैं। वह इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीम है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 131 मैच जीते हैं आईपीएल के अब तक। 2008 से अब तक की बात हो रही है, याद रखिएगा। आगे 22वां क्वेश्चन है, पहला महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2023 में किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा ये 2023 से प्रारंभ हुआ है। तो यह खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। तो याद रखिएगा पुरुषों का जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने और महिलाओं का मुंबई इंडियंस ने 2023 का खिताब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई इंडियंस। आगे मुंबई इंडियंस जो विजेता है उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर।
और जो उपविजेता टीम है दिल्ली कैपिटल्स, उसकी कप्तान है मैक लेनिन। WPL 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ है। सभी मैच मुंबई में हुए हैं। 4 से 26 मार्च 2023 तक खेले गए थे। जो WPL से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे महंगी खिलाड़ी 2023 में स्मृति मंदाना रही थी। RCB की कप्तान है जो। RCB ने स्मृति मंदाना को 3.4 करोड़ में खरीदा था, यानी 3 करोड़ 40 लाख रुपए। इसमें वर्तमान में कुल टीमें 5 हैं और विजेता टीम मुंबई इंडियंस को धनराशि मिली है 6 करोड़ रुपए और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स को धनराशि 3 करोड़ रुपए मिली है। सबसे ज़्यादा रन मैक लेनिन ने बनाए हैं, तो उन्होंने इसमें रन बनाए हैं 345। जो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं हेले मैथ्यूज, जो 16 विकेट लिए हैं उन्होंने मुंबई इंडियंस की जो मुंबई इंडियंस में खेलती हैं। WPL 2023 की सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी हैं नेटली स्काइबर, जो इंग्लैंड से हैं। मुंबई इंडियंस ने इन्हें खरीदा था 3.2 करोड़ रुपए में। एशले गार्डन, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। गुजरात टाइटंस ने इन्हें 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो दोनों को बराबर रुपए में खरीदा गया है, इसलिए ये दोनों ही विदेशी खिलाड़ी महंगी हैं। 2023 की WPL की सबसे महंगी टीम है गुजरात टाइटंस। ये गौतम अडानी की टीम है, जो 1289 करोड़ रुपए में इसे खरीदा है। WPL 2023 का टाइटल प्रायोजक टाटा समूह था। ये 5 साल के लिए इसके पास अधिकार है, यानी IPL और WPL दोनों का प्रायोजक ये टाटा समूह है। WPL के मीडिया राइट्स खरीदे हैं वाइकॉम 18 ने, जो 951 करोड़ रुपए में खरीदे थे। WPL 2023 का शुभंकर शक्ति था। तो दोस्तों, IPL के साथ हमने WPL भी कवर किया है। अगर आप इन दोनों का वीडियो जो डिटेल से जानना चाहते हैं, तो इसका वीडियो मैंने अब पहले ही बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, पहले ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।